क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। जिसके पास कुछ हो वही त्याग कर सकता है राग द्वेष का, अपने अटैचमेंट का, अपनी सारी चीज़ों का। पावर जिसके पास है वही माफ़ करने की हिम्मत रखता है। मुझे इसको डीमिस्टिफाई करना था, सिंप्लीफाई करना ओके। था। और जब मैंने अमेरिका में था, महर्षि यूनिवर्सिटी में, महर्षि वैदिक साइंस जब मैं पढ़ रहा था, कोई चीज़ छोड़ने का या त्याग करने की बात नहीं है, ये पूर्णता को पाने की बात है। बिल्कुल सही बात है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो पढ़ा है, मामनु शर्म युद्ध च, मतलब भाई युद्ध भी कर और मेरे को याद भी रख। जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो कुछ खराब हो रहा है मेरे साथ में वो मेरी वजह से हो रहा है, वो मेरे कर्म है। महाकुंभ में जाने से फायदा होगा, नहाना चाहिए। क्या फायदा होगा, मतलब क्या लाभ उठा सकते हैं हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं महाकुंभ स्नान से? यस्तन न वेद कि मृचा करिष्यति या इत्तद, वो जो इसको नहीं जानता, उस आत्मा को, उस ब्रह्म को, उस चेतना को नहीं जानता, ऋचाएं क्या कर सकती है, मंत्र क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता। जो जान लेगा वो समत्व में स्थापित होता है। तो उसको जाने नहीं जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट नंबर डायल करना जरूरी है, बिल्कुल। हाँ, तभी वो तो वो कनेक्शन बनेगा। हाँ, अगर वो उसका मन हमेशा ही भटका हुआ है तो आपके लाइफ स्किल कॉस्ट में भी वो नहीं सुन पाएगा। तो वो ध्यान करे और अपने आप को जाने। बिल्कुल। और वहां से जो रिफ्लेक्ट होंगी चीजें, वहां से जो देखेगा पड़ेगा, वो उसके लिए काम है। बिल्कुल। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत और सरल हो। ये बात रामधारी सिंह दिनकर ने दशकों पहले बोली थी, लेकिन ये बात शाश्वत है। हजारों साल पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य है, और आगे भी सत्य ही रहेगी। जिसके पास कुछ हो वही त्याग कर सकता है राग द्वेष का, अपने अटैचमेंट का, अपनी सारी चीज़ों का। पावर जिसके पास है वही माफ़ करने की हिम्मत रखता है। मेरे साथ आज विवेक वैद्यनाथन जी हैं। ये बाय प्रोफेशन एक कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं, एमए वैदिक साइंस, और अभी ये पीएचडी कर रहे हैं वैदिक साइंस में, कॉन्शियसनेस के ऊपर। और आजकल ये काफ़ी कुछ दिखाई भी दे रहा है कि काफ़ी सारे आईआईटीएंस जो हैं वो अपना प्रोफेशन छोड़ के स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। और वो ऐसा ही नज़र आता है कि ब्रेन विद ब्यूटी। ब्यूटी यहाँ पर मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि जब आपके पास तर्क होगा, जब आपके पास एजुकेशन होगी, तो स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसकी सुंदरता कुछ अलग से ही निखर के आती है। अब मैं आपको विवेक जी से मिलवा रहा हूँ। विवेक जी मेरे ध्यान शिक्षक भी हैं, और इन्होंने मेरे को बड़े अच्छे से ध्यान सिखाया है। और मेरे आज इनसे मिलने का जो मेरा पर्पज़ था वो ये था कि जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं लोगों की, वो दूर करी जाएँ और जाना जाए कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है। मैं सबसे पहले विवेक जी आपका स्वागत करता हूँ नक्षत्रा मास्टर्स में। और मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है सर, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम विवेक वैद्यनाथन है। मैं महर्षि महेश योगी जी के ध्यान के विधि का शिक्षक हूँ। मैं आज के समय चेतना आधारित शिक्षा को लागू करने के कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ भारत भर में। विशेषकर मैं इस वक्त हरियाणा क्षेत्र में हूँ। मैंने अपने एजुकेशन में, जैसे उन्होंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने महर्षि इंडस्ट्री में काम किया, आईटी में। फिर मैंने महर्षि यूनिवर्सिटी में हमारे जो अमेरिका में, मैंने तो वैदिक साइंस, मास्टर्स इन वैदिक साइंस पढ़ा। एंड फिर भारत में मैंने ध्यान सिखाना शुरू किया। दिल्ली में था, फिर कुछ उत्तराखंड में था। मैं अब यहाँ हरियाणा में हूँ। तो मेरे जो महर्षि जी का जिस तरह से ये है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए ध्यान का जो एक व्यापक रूप लेना है, तो उस कार्यक्रम को लागू करने के में लगा हुआ हूँ। बस यही मेरा काम है। ओके। तो विवेक जी, मुझे ये पूछना है आपसे कि आप कंप्यूटर इंजीनियर थे, आपके पास ग्लैमर था, पैसा था, विदेशों में घूमने का मौका था, एक्सप्लोर करने का मौका था, फिर आपने अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी चलती हुई क्यों छोड़ दी और आपने संन्यास ले लिया? विवेक जी ब्रह्मचारी भी हैं और सन्यासी हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि आपने कैसे इसको? नहीं, मैं अपने आप को सन्यासी या ब्रह्मचारी कहता नहीं हूँ। ओके। मैं बस ध्यान शिक्षक हूँ। मैं सिंगल हूँ, यस, अविवाहित हूँ। लेकिन मेरा फोकस ध्यान सिखाने में है। और ये जो बेसिकली मेरा आनंद है। देखिए, सब अपने आनंद की ओर जाते हैं। मेरे को याद है, मैंने ध्यान शिक्षक का कोर्स 2007 में जब कंप्लीट किया था, 2008 में मैं जॉब्स
मेरे को जो ऑफर्स अच्छे मिल रहे थे और जॉब मैंने किया भी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि ये जो जॉब करता हूँ उसमें मज़ा नहीं आता है। ओके। क्योंकि जब मैं ध्यान सिखाता हूँ तो वो जो कुछ क्षण में जो ध्यान करके लोगों में जो उनकी अपनी टेंशन है, उनकी अपनी जो दुख है, वो जब वो आराम से मिट सकता है, वो एक बड़ी युक्ति देने वालों की कमी है। आईटी पढ़ने वाले, कंप्यूटर पढ़ना, मैथमेटिक्स और प्रोग्रामिंग करना है थोड़ा सा कठिन कार्य और उसमें कुशलता की ज़रूरत है, लेकिन ये करने वाले कम ही मिलेंगे। तो मुझे लगा कि ये करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्रामर्स तो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो उसको ट्रेन कर देंगे, उसमें से निकल के आ जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान शिक्षकों की मुझे अपनी ओर से लगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। और इसी वजह से मुझे लगा कि फिर मैं अमेरिका भी गया था ताकि मैं इसको और अच्छी तरह से समझ पाऊँ, क्योंकि मैं ये जो ज्ञान है मैं तार्किक तौर पर मैं समझना चाहता था। क्योंकि जब हम ध्यान की बात करते हैं तो हमेशा एक लगता है कि अरे एक बहुत अलौकिक का चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ है जो समझ नहीं आता, कहीं गूढ़ सी बात है, कहीं रहस्य है कुछ। मुझे इसको डीमिस्टिफाई करना था, सिंप्लीफाई करना था। और जब मैंने अमेरिका में था, महर्षि यूनिवर्सिटी में, महर्षि वैदिक साइंस जब मैं पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छी बात ये थी कि जब हम वेदों का, शास्त्रों की हम बात करते हैं, महर्षि जी उसको बहुत ही सरल रूप से एक ध्वनि का जो विद्या, ध्वनि का जो साइंस है, उससे वो शुरू करते थे। और वो जो ध्वनि का जो साइंस की जो शुरुआत होती है, वो होती है शांति से, वो होती है मौन से। जहाँ मौन होता है वहीं से ध्वनि शुरू हो सकती है। और जब तक हम मौन का अध्ययन नहीं करेंगे, सारे के सारे ध्वनियों का, सारे के सारे शब्दों का, सारे के सारे वाक्यों का अध्ययन जो है कहीं ना कहीं उतना प्रभावी नहीं होगा। बिल्कुल। तो यहाँ से ही शुरू हुआ था मेरा अध्ययन का जो कार्य है। और मैंने जैसे बताया था कि और ये जो ध्यान की विधि से मुझे लगा कि मैं कहीं पर भी, किसी भी फील्ड में, देखिए मैंने आईटी फील्ड में जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मैं देखता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल था, स्टडीज़ में भी था और ऐसे हर जगह था। सो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ यही लोगों तक इसको पहुंचाना है ताकि वो सब सक्सेसफुल हों। ये नहीं सोचे कि भाई मेडिटेशन करने से ये कोई विरक्ति होगी, कोई छोड़ने वाली बात है। देखिए मैंने तो मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई एज आई सेड, वी आर नॉट इन द आइडिया ऑफ जस्ट गिविंग अप, बट इन द आइडिया ऑफ गेनिंग मोर, है ना। कोई चीज़ छोड़ने का या त्याग करने की बात नहीं है, ये पूर्णता को पाने की बात है। बिल्कुल सही बात है। तो विवेक जी, मेरा एक प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ कि जब आप जैसे काबिल व्यक्ति जो पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, फिर वो सडनली संन्यास ले लेते हैं वहाँ से, मीन्स वो मेन स्ट्रीम से हटके, स्पिरिचुअलिटी अगेन एक पैरेलल फील्ड है या फिर सब कुछ वही है, तो फिर इस देश का भार कौन उठाएगा? मतलब जो मेन जो सिस्टम को चलाना है, देश को चलाना है, वो कंधे मजबूत करने की बजाय मतलब आप संन्यास में आ गए, तो वो कैसे चलेगा सिस्टम फिर? एक्चुअली देखिए, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ओके। देखिए अगर हम देखें कि कितना ज़्यादा लॉस हमारी इकोनॉमी में होता है, फॉर एग्जांपल मैं आईटी फील्ड में रहा हूँ, मैं जानता हूँ बर्नआउट्स क्या होते हैं। बर्नआउट्स होते हैं पूरे मेहनत से आप काम करो, रात दिन इकट्ठा करो, करीब 2-3 महीने के अंदर आपको लगता है यार सब छोड़ दो, है ना। ये मैंने आईटी फील्ड में भी देखा है, टीचर्स में मैंने देखा है ये चीज़। स्ट्रेस की बात करें आप, बर्नआउट्स मतलब स्ट्रेस का एक ऐसा लेवल कि भाई स्ट्रेस का एक वो पूरा पीठ तोड़ देता है, बोल देता है कि भाई मैं तो भाई ऐसे ही हूँ, बस बैठा रहूँगा। बर्नआउट वाली बात ठीक है विवेक जी की मेडिटेशन करेंगे आप, यू विल फील बेटर कि बर्नआउट नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न मैं और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि मेरे को अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना है, मुझे संन्यास भी धारण करना है, क्या ये साथ साथ चल सकती हैं चीज़ें? बिल्कुल चल सकता है। क्योंकि मैंने तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो पढ़ा है, मामनु शर्म युद्ध च, मतलब भाई युद्ध भी कर और मेरे को याद भी रख। तो मेरा सवाल ये था कि जब बिल्कुल आप एकदम ही
जब मेन स्ट्रीम को छोड़ के, मेन स्ट्रीम इन द सेंस मैं अभी फिजिकलिटी की बात कर रहा हूँ, मटेरियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उसको छोड़ के संन्यास ले लेंगे तो देश का जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप है, देखिए, वो कैसे प्रबल पहली बात तो यह है कि संन्यास को समझना जरूरी है। संन्यास का मतलब है अपने आप के साथ रहना। एग्जैक्टली। सन्न आसीत इति सन्यासी। जितना ज़्यादा हम अपने आप के साथ रहते हैं उतना ज़्यादा, जैसे आपको तीर है, किसी तीर को बहुत दूर फेंकना चाहते हो, जब तक आप तीर को पीछे नहीं खींचोगे वो आगे नहीं जाएगा। आप बोल सकते हो कि यार तीर को पकड़ के दौड़ो निशाने पे जाके ताको, वो उतना प्रभावी नहीं है। आप चाहते हो कि एक्यूरेट भी हो, तेज भी जाए, तो यू हैव टू पुल इट बैक विच सीम्स इलॉजिकल। आपको लगेगा कि यार ये पीछे क्यों जा रहा है, तो तीर को पीछे क्यों खींच रहा है, आगे जो ले जाए। इन द सेम वे मेडिटेशन करके और अपने आप के पास अंदर की ओर हम जाते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज अपनी अंतरात्मा की ओर जा रहे हैं। तो एक तैयारी है फॉर अ मोर सक्सेसफुल एंड अ मोर इफेक्टिव लाइफ। अब जैसे हमारे मोदी जी देख लीजिए, ही हैज़ बीन कम्प्लीटली सिंगल। आज के टाइम पर उनके परिवार जो है पूरा भारत है। अब एंड जितना ज़्यादा हम अंतर्मुखी होते हैं, जितना ज़्यादा हम अपनी ओर खींचते हैं, उतना ज़्यादा हमारे बाकी सारे के सारे जीवन के लक्ष्य जो क्षेत्र में हमें लाभ मिलता है। एंड तो द इफेक्टिवनेस ऑफ आउटसाइड इज गोइंग इनसाइड। ओके, है ना। जितना ज़्यादा हम अंदर की ओर जाते हैं, जितना ज़्यादा हम अपने आप को तैयार करते हैं, वही लकड़हारे वाली कहानी आपने सुनी होगी कि भाई जब तक उसने अपने जो इसको तेज नहीं किया, शार्पन द एक्स, है ना, शार्प एक्स को शार्प नहीं किया, तब तक वो नहीं तो वो उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करेगा। एंड द मोमेंट उसने शार्प था, काटा, वो 2 मिनट में कट गया, नहीं तो घंटों घंटों काटते रहा। सो इन द सेम वे माइंड को तैयार करना, हमारे कॉन्शियसनेस को, हमारी फिजियोलॉजी को पूरा तैयार करना ज़रूरी है। ये सभी के लिए कह रहा हूँ, मतलब जो आम जनता जो है, सबके लिए। जैसे आप, अदर देन यू आई एम टॉकिंग, कि मतलब आपसे अलावा जो व्यक्ति जो काम कर रहा है मेन स्ट्रीम में, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल, आप सभी के लिए कह रहे हो ये चीज़। बिल्कुल। तो मतलब वही बात होगी कि युद्ध भी करो, बिल्कुल, कर्म भी करो, बिल्कुल, साथ में ध्यान भी करो, बिल्कुल, ताकि बर्नआउट से बच सकें। बिल्कुल। ठीक है, अभी मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि जो कुछ अच्छा हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो कुछ खराब हो रहा है मेरे साथ में वो मेरी वजह से हो रहा है, वो मेरे कर्म है अपने। तो आप इस बात से कितने सहमत है कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है? शुभता और अशुभता को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? देखिए, हर एक व्यक्ति का, जैसे मशीन में एक अलग अलग पार्ट किसी का होता है, तो हमारे यूनिवर्स का जो एक अंग है, हमें कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया कि भाई ये पार्ट आपको, ये जैसे कोई नाटक है, किसी को कोई एक किरदार दिया जाता है, किसी को कोई और किरदार दिया जाता है ना, वो भूमिका आपको निभानी है। और वो हमें, इसी को हम कहते हैं धर्म, है ना। हर एक का अपना धर्म है, उसके अनुसार कर्म करना है। जितना ज़्यादा अपने धर्म को हम अपने जीवन का जो अपना क्या, जिस चीज़ से जिससे हमारा जीवन चलता है और उसके अनुसार उसका जो कर्म करना है हम करते हैं, तो हमारा लाइफ इजी है। और कहीं ना कहीं हम उसको नहीं पहचान पाते, हमारा लाइफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नाउ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए ज़रूरी है हमें उस अंदर जो अपनी जो सेंटर्डनेस है, अपनी जो एक केंद्र बिंदु है, हमारी जो आत्मा है, उससे संपर्क कितना साधा है हमने। जितना ज़्यादा सदता है उतना ज़्यादा सिंपल है, तो उतना सदा है तो उसके ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। और जितना ज़्यादा दूर होता है उतना सारी चीज़ें सही नहीं होता। तो सही नहीं, अगर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो संपर्क की कमी है, वो स्पष्टता की कमी है। और जितना ज़्यादा वो स्पष्टता बढ़ जाता है, लाइफ अपने आप स्मूथ हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि किस क्षेत्र में हमारा है, फिर हम किसी और चीज़ से अपने जो जगह है, उस अपने जो भूमिका है उसको भली भांति निभा पाते हैं। और हमारा जो हर एक जीवन के हर एक जो अंग से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसा लगता है जैसे गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, कोई ये नहीं है। तो वो हमारे माइंड को उस अगर जैसे आपने बोला परमपिता परमात्मा की बात कर सकते हैं, आप कॉन्शियसनेस की बात कर सकते हैं, नेचुरल लॉ की बात कर सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं। जैसे भी आप, अगर आप माने, जो आपकी मान्यता जैसे भी है,
उस तरह से आप देख सकते हैं। और जितना उससे नहीं हो पाता है कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि यार ये इस व्यक्ति ने ये किए, भाई वो तो है, लेकिन वो क्यों कर रहा है? कोई डिजाइन चाह के तो कोई गलती नहीं करना चाहता। गलती इसलिए हो जाती है कि क्योंकि हम अपने जो स्रोत से कहीं ना कहीं हट गए हैं। स्रोत से हट गए तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है, उतना डायल्यूटेड या अडल्टेटेड हो जाएंगे थॉट, आपके कर्म भी वैसे होंगे। आप भी कहना चाह रहे हैं, ओके। तो यानी शुभता और अशुभता भी सब्जेक्टिव है, फिर रिलेटिव है। देखिए कुछ कई चीज़ें तो सार्वभौमिक भी हैं, है ना। कुछ मान लीजिए कुछ चीज़ है, अब आपने लिखने का जो मेज है आपने यहाँ रखा, ठीक है। अगर आपने रोड के बीच में मेज रख दिया, वो तो ठीक नहीं है, है ना। तो हर एक चीज़, कुछ चीज़ें सार्वभौमिक है कि भाई सबको हम सबको आनंद पे फैलाना, आनंद नहीं फैलाना अशुभ है, फैलाना शुभ है ना। लेकिन अगर जो एक विशेष चीज़ें या मतलब कि स्पेसिफिक चीज़ें जब हम देखते हैं तो फिर हम वो हर एक का अलग अलग हो जाता है। लेकिन एक सार्वभौमिक स्तर पर अगर हम देखें तो क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ नहीं है, हम स्पष्ट रूप से जानते हैं। बिल्कुल। मेरे को एक सवाल अपने लिए खुद के लिए उभर के आ रहा है एक मन में, कि जब आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं तब सही और गलत का डिफ्रेंशिएशन मिट सा जाता है। मतलब गलत भी सही लगता है और सही भी गलत, मतलब एक जैसा दिखाई देता है। समता का भाव जिसे बोलते हैं, समत्व जिसको बोला गया है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हमें डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है या बर्न आउट बढ़ते हों, कि रहे तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहे हैं, डिसीजन लेने यहीं पे, तो वो एक अलग तरह का प्रेशर रहता है। हालांकि वो डिप्रेशन बोलना गलत होगा, क्योंकि डिप्रेशन के बाद ही आप निकल के आते हो। जब तक आप मंथन नहीं करते हो विचारों का या अपनी स्थिति का, तब आप निकल नहीं पाते हो। तो मेरा प्रश्न क्लियर सा ये है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो तो आपको सब एक जैसा दिखता है। मतलब गलत को भी माफ़ करने का मन करता है और शुभ को भी छोड़ने का मन करता है। राग और द्वेष वाले डिसलाइक कुछ बचा ही नहीं है। तो उसको कैसे, उस चीज़ को आप डील कर सकते हैं? मतलब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें सार्वभौमिक है ना। आनंद फैलाना एक ऑटोमेटिक चीज़ है ना। आनंद से संपर्क बनाए रखना, आनंद को फैलाना, वो मेन चीज़ है। कितना आनंद है और कितना फैला सकते हैं। और जितना ज़्यादा वो अब कुछ चीज़ें जब अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जब हम आते हैं तो कुछ चीज़ें अलग अलग बदल जाता है। लेकिन देखिए, जो सही है वो गलत है, वो हमारी विवेचन की जो क्षमता है वो अपने आप वो कहीं मिटती नहीं है, कम नहीं होती। लेकिन ये बात तो ज़रूर है, जैसे आपने कहा कि करुणा का जो भाव है, हमारा जो दूसरों के साथ जो एक प्रेम जो भाव है सबके साथ कहीं ना कहीं बढ़ जाता है ना। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सही गलत की निर्णय सही नहीं है। ओके, है ना। इट इज़ वेरी सॉफ्ट हो जाता है। हाँ, कोमल ज़्यादा हो जाता है और चीज़ों को एक्सट्रीम में नहीं जाता फिर वो। बिल्कुल, मतलब एक एक्सट्रीम में जाके रुक गया, ऐसा नहीं है वो। देखिए, दुनिया में कोई ब्लैक एंड वाइट है नहीं। आपको जानते हैं कि सब कुछ कई सारे कलर्स के शेड हैं, सब कुछ विविध है। वो सारी विविधता में भी आनंद है। उस विविधता के स्रोत में एकता भी है। तो उस एकता और विविधता दोनों को आनंद लेने की क्षमता तभी आती है जब हमारी एकत्व में पूरी निपुणता बन जाती है कि भाई हमें एकत्व में कोई कमी नहीं है, तो वो विविधता हम पर हावी नहीं हो पाता। क्योंकि अगर हमारा जो अगर मूल कमज़ोर है तो हमें लगता है कि अरे यार ये अलग कैसे हो गया, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मूल अच्छा है, मजबूत है, तो चाहे सारे विविध हों उसका आनंद लेंगे, है ना। तो एंड जैसे आपने कहा कि भाई दुनिया में तो देयर इज़ अ होल वैरायटी, पूरी सारी वैरायटी है, एंड उसको एंजॉय करना ही हमारा लाइफ है। मेरा अगला प्रश्न विवेक जी, आपने शायद उसका आधा जवाब दे दिया है, लेकिन मैं आपसे शॉर्ट में क्लियर सा जवाब ये चाह रहा था कि हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं और जब आप आगे बढ़ते हो अपनी जर्नी में, अपने आप को जानते हो, तो आपकी अवेयरनेस और सटल होगी। आप माइंड के लेवल पे जाओगे, आप फिर और अंदर जाते हो, अपने चेतना के स्तर पे जाते हो, परमात्मा, आत्मा से परमात्मा की तरफ बढ़ते हो आप आगे। तो आपकी बॉडी से जो कंसर्न है वो शायद कम होते जाते हैं। हालांकि हमें इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो
मेरे से काफ़ी बार पूछा है ये लोगों ने सवाल कि आपके वस्त्र नहीं गिर जाने चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे जैसे जैनिज़्म से रिलेटेड है कि महावीर जैन ने वस्त्र उतार दिए थे अपने, तो क्या ये वस्त्र पहनने ज़रूरी है हमारे? सर्दी गर्मी बरसात की एक एनवायरनमेंट की एक बात है, देखिए क्या दिमाग के वस्त्र गिरना ज़रूरी नहीं है? देखिए ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि भाई ये वही वाली बात हो जाती है कि क्या हमें फिर जंगल में चले जाने चाहिए। एग्जैक्टली ये वैसी वाली बात हो जाती है कि भाई ठीक है, जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नथिंग बेटर देन दैट, है ना। लेकिन हमारा मनुष्य का, है ना, मनुष्य का बाकी जीवों से अंतर क्या है कि हम क्रमबद्ध हैं। हमारे अंदर एक क्रमबद्धता है, हमारे अंदर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता है ना। बाकी जीव में वो जो व्यवस्था वो वैसी रखते हैं, वो अपना जीवन जो है वो जीते हैं, वो मरते हैं और वो चीज़ें। लेकिन मनुष्य मात्र के अंदर एक क्षमता है जो व्यवस्था को अंग्रेजी में या फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम देखते हैं इसको एंट्रोपी नॉर्मली बढ़ता जाता है। ह्यूमंस के अंदर एंट्रोपी को घटाने की क्षमता बढ़ती है। ओके, ह्यूमंस आर द ओनली वंस विच कैन रिड्यूस एंट्रोपी, है ना। आपने देखा होगा अलग अलग शहरों पे, अलग अलग क्षेत्रों पे, जितना ज़्यादा व्यवस्थित है, उतना स्वच्छ है, उतना स्पष्ट है, वो सारी चीज़ें सही सही चल रही हैं और व्यवस्था अच्छा होता है। और जहाँ व्यक्तियों का विकास कम है वहाँ व्यवस्था कम है। तो जहाँ व्यवस्था, पूर्ण व्यवस्था अच्छा हो सकता है, यही हमारा जीवन का अंतिम ध्येय है ना। तो उस तरह से अगर हम देखें तो हमारा वस्त्र भी उस व्यवस्था का अंग है। एग्जैक्टली है ना। अगर आपको लग रहा है कि वस्त्र के बिना रहा जा सकता है, नथिंग बेटर देन दैट। बिल्कुल हमारे जो क्या बोलते हैं आदिवासी और जो जनजाति हैं वो सब इसी तरह से जी रहे थे और बढ़िया है, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर ऐसे कर सकते तो नथिंग बेटर। ओशो ने भी ये सपना देखा था कि हम लोग बिना वस्त्र से रहने का मतलब बिना किसी ओब्लिगेशंस के, बिना किसी लाइक डिसलाइक के, अच्छा बुरा, मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जहाँ पर वस्त्र हटने की बात आती है वहाँ पर महावीर जैन का नाम आता है हमेशा। मेरा ऐसा मानना है सर कि मतलब जब आपकी चेतना महावीर हो जाए ना, वहाँ से जो डिसीजन निकलेंगे आपके वो सत्य ही होंगे, वो ठीक ही होंगे, चाहे वस्त्र पहनने हैं चाहे वस्त्र नहीं पहनने हैं। तो मेरा वही था कि लेकिन मेरे को था कि ये सवाल मेरे से पूछना था आपसे। देखिए मैं तो महावीर जी को ज़्यादा अध्ययन किया नहीं है तो आई वुडंट नो मच अबाउट इट, बट ये सुना है कि भाई दिगंबरी और श्वेतांबरी होते हैं और वस्त्र वो कम पहनते हैं। बट पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट वेदर दे वेयर क्लोथ्स और नॉट वेयर क्लोथ्स, इट्स अबाउट हाउ ऑर्गेनाइज्ड they are helping people and the whole area is organized. Exactly. है ना। कॉन्शियसनेस कितना उनका डेवलप हो रहा है, कितना ज़्यादा चीज़ें बेटर हो रही हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन कोई कपड़े पहने, नई कपड़े पहने, क्या खाना खाए, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना ज़्यादा हमारा विकास कितना हो रहा है। एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है कि जैसे हम बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं, फिर कपड़े कॉन्शियस भी हैं अभी हम। मैं बात वहाँ से हो रही है। और कपड़ा इज़ नॉट अबाउट वो सूती कपड़ा और वो कपड़ा, दैट्स दी लेयर जो आपने अपने आप पुट ऑन कर रखे अपने ऊपर, उस लेयर्स की बात हो रही है। तो लेयर्स जब अंदर की गिरेंगे तो शायद वो बाहर की भी गिरनी शुरू हो सकती है। हर चीज़ हम जितना हो सके हम अपनी ओर से सोच समझ के सही चीज़ करते हैं, एंड वॉट एवर फिट्स अस राइट वी शुड डू। अब क्या ये आज यही चीज़ करना है, ये नियम कोई चीज़ है नहीं, और वो नियम तो हमने ही बनाया है। सारी चीज़ें जो नियम है वो व्यवस्था और इस चीज़ के अनुसार बनी है। और व्यवस्था अगर कॉन्शियसनेस से ही होती है, हमारी जब जिस तरह से सोच होती है उस तरह से व्यवस्था हो जाती है। बिल्कुल सही, मेन वही चीज़ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया विवेक जी। तो अभी मेरा एक करंट जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, महाकुंभ में जाने से फ़ायदा होगा, नहाना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, मतलब क्या लाभ उठा सकते हैं हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं महाकुंभ में स्नान से? देखिए हर एक क्षेत्र का चेतना का एक बड़ा प्रभाव होता है। ओके। हर एक क्षेत्र का। ओके। कहीं घर पे होता है, कहीं मंदिर पे होता है, कहीं देवालय में, अलग अलग देवालयों में होता है। अब प्रयागराज जो जहाँ कुंभ हो रहा है वहाँ पर एक समय पर वहाँ पर वो जो जल है वो और उसका जो क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा उनका चेतना इतना जागृत हो रखा है।
देखिए चेतना हर जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ चेतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ जगह पे चेतना ज़्यादा जागृत है। इतने सारे लोग आएंगे, इतनी महान आत्माएं कंदराओं से निकल के, जहाँ गुफाओं से जहाँ निकल के। चेतना जागृत होती है, अब यहाँ सबके सब जागृत चेतना है तो बहुत बढ़िया है ना। जहाँ पर भी ज़्यादा चेतना जागृत होता है उतना वहाँ आनंद मिलता है आंतरिक रूप पे। देखिए बाहर का जो चीज़ होता है उसको तो हम फिर वो तो बाहर के स्तर पर हम एवेल्युएट कर सकते हैं। तो स्नान करने से पाप कट जाएंगे वहाँ पे? अब आप पानी से स्नान करो नहीं करो, मतलब कर सकते हैं, आनंद तो है आप जिससे आपको आनंद ये मिलता है। कॉन्सेप्ट अपने आप में गलत है, ऐसे ही मैं वो जानना चाह रहा था। नहीं या वो एक प्रेरणा है कि मेरे को आगे से शुभ कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं, या भगवान तक बढ़ने वो जल और वो सारा क्षेत्र शुद्ध हो रखा है, एग्जैक्टली है ना। अब लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति के लिए हर एक चीज़ ये लागू नहीं होता है ना। जिनके लिए वो शरीर तैयार है, जिनके लिए वो जगह सही है, उनके लिए सही है ना। ऐसा नहीं है कि भाई सबके सब वहाँ जाएंगे तो उनके लिए शुद्ध होगा, क्योंकि किसी का मान लीजिए इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वहाँ जाने से वो ज़्यादा शायद इतना शक्तिशाली ना हो। लेकिन जिनके लिए जो उस चेतना के स्तर पर है, लेकिन कॉन्शियसनेस इज द मेन थिंग, वाटर, द एयर, द स्पेस इज द सेकेंडरी थिंग, एग्जैक्टली है ना। जहाँ पर भी कॉन्शियसनेस ज़्यादा जागृत है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तो आप ये कह रहे हो कि जो उस वेवलेंथ पे है वो उस वेवलेंथ से कनेक्ट कर पाएगा, बिल्कुल। वही आप ये कहना। और जो इच्छुक है वो ऑटोमेटिकली, उनकी इच्छा है तो उस दिशा में अपने आप को ले जाता है। तो इच्छुक नहीं है उनके लिए कुछ क्या कर सकता है। एक बहुत सुंदर ये है, यस्तन नवेद कि मृचा करिष्यति या इत्तद, वो जो इसको नहीं जानता, उस आत्मा को, उस ब्रह्म को, उस चेतना को नहीं जानता, ऋचाएं क्या कर सकती है, मंत्र क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकता। जो जान लेगा वो समत्व में स्थापित होता है उसको जाने नहीं जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट नंबर डायल करना जरूरी है, बिल्कुल, हाँ, तभी है वो ना। तो वो कनेक्शन बनेगा। हाँ, तो वो सारा चीज जो है वो चेतना के स्तर पर है। लोगों के जाने और इस सब से तो वो तो सेकेंडरी है ना। लेकिन मेन चीज़ है कि कितना ज़्यादा वहाँ चेतना जागृत हो रखा है। और मेरे हिसाब से वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो समय और क्षेत्र का बड़ा महत्व है कि इतने ज़्यादा जागृत चेतना के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जो उस क्षेत्र में जो उस चेतना के क्षेत्र में आनंद लेना चाहते हैं उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। नहीं, यहीं से एक कनेक्टेड क्वेश्चन भी बनता है कि उसका जो निर्धारण है वो ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पे होता है। जुपिटर जो गुरु प्लैनेट है और अपना सूर्य है और शुक्र है, उनके आधार पे ये निश्चित होगा कि कब कौन सा कुंभ कहाँ पर होगा। तो वो भी एक इन्फ्लुएंस बनती है सेलेस्टियल बॉडीज़ की। तो स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष का कोई कनेक्शन आप समझते हैं बनता है? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि क्षेत्र से प्रभाव होता है, जहाँ पर चेतना जागृत होता है, और समय का भी प्रभाव होता है। एक साथ जब सारे लोग एक साथ अपनी चेतना को जागृत करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हम अपने आप को आंतरिक रूप से जागृत बना पाएँ, है ना, चेतना को जागृत करें, उतना ज़्यादा प्रभाव पूरे विश्व ब्रह्मांड में होता है। तो ये आप कुंभ के लिए कह रहे हैं। मैं पूछ रहा था सर, ये एस्ट्रोलॉजी वाली जो ज्योतिष जो भी और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन जानना चाह रहा था मैं। तो योगदान क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइम्स वेयर डिफरेंट थिंग्स आर टू बी डन, एग्जैक्टली, है ना। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपने कुंभ की बात करी है, उसी तरह से कई चीज़ों होती है लाइफ, जैसे आपने ज्योतिष में आपने बताया। ओके, आप इवेंट्स पे आ गए थे। ओके, मैंने आपको रोक दिया बीच में। तो कॉन्शियसनेस जो है, ये जो ज्योतिष क्या बताता है, मेरे हिसाब से, मेरा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, इट टॉक्स अबाउट साइकिल ऑफ टाइम, किस तरह से समय का प्रवाह होता है और उसका चक्र कैसे घूमता है, एंड उसके अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके का प्रभाव आता है। ठीक है ना। तो तो उस तरह से ये जो समय है उस क्षेत्र में ये प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है ना। तो जो मकर जो महीने में वहाँ पर जो कुंभ है तो उससे वो प्रभाव है। तो उसी तरह से दूसरे ये जो सिंहस्थ आपने देखा होगा, और उसी तरह से हमारे जीवन में भी, है ना। जब हम नॉर्मली हम देखते हैं कि लाइफ में अलग अलग टाइम्स में अलग अलग चीज़ें पे ध्यान देना ज़रूरी है, एंड वो चीज़ हमें पता चल जाता है। एंड ये ज्योतिष जो है वो एक बहुत बड़ा एक विद्या है जो हमें लाइफ को गाइड करता है। वेदांग का भी हिस्सा है सर इवन ये तो। बिल्कुल,
मेरे ख्याल से इसको कहते हैं वेदांग का आंख कहा जाता है, वेदों का नेत्र बोला गया। वेदों का नेत्र बताया जाता है ना। तो ये जो शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, तो ये सारे शरीर वेदों के अंग हैं, और उसी से वेद जो है अपने आप को अभिव्यक्त करता है ना। तो बिना वेदांग के वेद का उपयोग या उसको अभिव्यक्त करना नहीं हो पाता। तो वो तो वेद है तो उसके साथ ही है ये सब। तो हाँ, और ज्योतिष में अगर जो रचना हुई थी ज्योतिष की, वो लगध ऋषि ने वेद में किया, वो वेदांग में आया उसका। तो अर्थ की दो रिवोल्यूशन है, रोटेशन है, और तीसरा वोबलिंग ऑफ अर्थ भी है। बिल्कुल। तो वोबलिंग ऑफ अर्थ लगध ऋषि ने बताया। जब ना दूरबीन थी ना माइक्रोस्कोप था, तो शायद वो चेतना के स्तर पर ही वो चीजें जाकर जानी जा सकती हैं, बिल्कुल ही बताई जा सकती हैं। आप सोच के देखिए कि जो वॉबलिंग ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, जो क्या कहते हैं, प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स कहा जाता है। प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स मेरे ख्याल से जो इवेंट है वो इतना स्लो है कि इट नीड्स 24,600 साल, है ना। 24,600 साल काफ़ी लंबा समय का उसका कैलकुलेशन होता है कि भाई आपका जो पोल स्टार कितना ज़्यादा हिलता है। हाँ। एक पूरा चक्र कितने साल में करता है। एंड ये मानव जीवन के स्तर पर तो देखा नहीं जा पाएगा, देखा नहीं जा सकता, है ना। तो लेकिन चेतना के स्तर पर उसको अनुभव किया जा सकता है। चेतना के स्तर पर किया जा सकता है कि अपने आप को हम उस चेतना के स्तर पर ले जाएं कि भाई पूरे ब्रह्मांड का जो ये पूरा रेवोल्यूशन और ये सब हो रहा है, उस ब्रह्मांडिक स्तर पर हमारा चेतना हो जाए तो पूरा ज्ञान हमारे पास आ जाए। और इसी तरह से सारे जो हमारे मेरे ख्याल से सूर्य सिद्धांत में और लगध ऋषि की आप जो बात कर रहे हैं, तो उसमें ये जो पूर्ण ज्ञान मिला है, एंड दैट इज़ द ब्यूटी की आपका जो एक जो कैलेंडर और सीजन्स का जो कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल से भारतीय जो ज्ञान है, जो भारतीय वैदिक ज्ञान है, उसी में पूर्ण है। आप यहाँ तक कि अगर आप सोचें कि भाई जो कैलेंडर हम उपयोग कर रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो भी कहीं ना कहीं भारत के प्रभाव से ही, है ना। भारत का ही देन है हमारे रोमन कैथोलिक चर्च को। और नहीं तो उनका जो ईस्टर है, वो जैसे आज कई और जो हर महीने हर साल बदलता रहता था, वो चाहते थे कि वो ईस्टर एक ही महीने में आए। तो इसीलिए उन्होंने कैलकुलेशन कर और काफ़ी ज़्यादा उनको ढूंढ के फिर पता चला कि केरल में से जो है वो ज्ञान मिला, और फिर उन्होंने वहाँ पर भेजा। तो इस तरह से ये जो भारतीय ज्ञान है वो काफ़ी एक्यूरेट है। वो इसलिए कि भाई वो उस पूरे विश्व का जो ये सारा का सारा जो ज्ञान है, जो ज्योतिष ज्ञान है, उससे जो है वो सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें मिल जाते हैं। तो ईयरली एडजस्टमेंट्स एंड ये सारे एडजस्टमेंट्स उससे मिल जाता है। और इसी वजह से वी हैव अ वेरी एक्यूरेट कैलेंडर वी यूज़ इन द मॉडर्न टाइम्स। और उसी तरह से हमारा, लेकिन मैं तो कहूँगा कि हमारे जो पंचांग जो विधान है, और हमारे भारत में अलग अलग जो हम अलग अलग जो कैलेंडर बनाते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि अलग अलग दृष्टिकोण से वही जो चक्र है हम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका फ़ायदा होता है क्योंकि हम क्या है ना कि वो कहते हैं ना कि जैसे हाथी को अलग अलग व्यक्ति ने छू के देखा कि पूरा वो सबको अलग अलग दृष्टिकोण दिखाई दिया, तो वो बोल सकता है कि भाई ये ही अच्छा है। लेकिन वो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि ये सारे के सारे दृष्टिकोण मिलकर वो पूर्णता का ज्ञान देता है। बिल्कुल। जो हमारी डेट्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग कंट्री में 12 बजे टाइम जोन अलग अलग, कई सारे कैलेंडर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। पूरी पृथ्वी पे एक ही होगी, तिथि एक ही होगी, एक टाइम पे एक ही तिथि होगी। तो ये पावर है हमारे सनातन जो आपको वैसे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कैलेंडर्स हैं। ईरानियन कैलेंडर, जो अपने मायन कैलेंडर्स हैं, वो एक्लिप्स टू एक्लिप्स का कैलेंडर है। और वो, लेकिन ये सारे कैलेंडर्स कहीं ना कहीं वैदिक जो सिस्टम है उससे कनेक्टेड है। एग्जैक्टली, है ना। ये अगर हम देखें तो वो सारी हमने जो हमारे अलग अलग तरीके के जो तो सोर्स से होंगे ना सर, वो आगे सोर्स से। बिल्कुल। अगर हम वैदिक कैलेंडर सिस्टम से कैलकुलेट करके देखें, पूरे सारे ट्रेडिशंस को हम कहीं ना कहीं कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। तो मेरा एक सवाल और है आपसे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अभी सर, वो काफ़ी औद्योगिकरण की तरफ है सर। मतलब आदमी को एक मशीन बनाने की तरफ है, ग्रोथ की तरफ है।
मेटलिस्टिक ग्रोथ की तरफ है। तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का रोल कितना है और उसमें कहाँ पर एडिशन हमें करा जाना चाहिए? आपकी क्या सोच है सर इसमें? देखिए, वैसे तो अच्छा है कि जो आपका जो शिक्षा है वो आपको कहीं ना कहीं जीवन को लाभदायी बना देता है। लेकिन एक छोटी सी परेशानी है कि अगर आपने किसी को बोला कि अब से ही तुरंत आप पैसा कमा लोगे, जल्दी से जल्दी करोड़पति हो जाएगा, बिल्कुल सही है, होना चाहिए, लेकिन उनको एक पूर्णता देने के लिए, उसका आधार देने के लिए, ताकि वो अपने जीवन में कभी भी उसका वो जो प्रगति का जो पथ है वो कहीं पर भी उसके लिए कोई अड़चन ना आए, कोई रोक ना आए, उसके लिए ज़रूरी है कि कैसे निवृत्त होना, अपने आप से कैसे संबंध बनाना, ये सीखना ज़रूरी है। अपने आप को जानना, बिल्कुल, आत्म चेतना को जानना। और ये जो आत्मा को जानना, अपने जो देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम में कोई भी एजुकेशन है, कोई भी नॉलेज सिस्टम में 3 पार्ट होते हैं: ज्ञाता, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया और ज्ञेय। हमारा, जैसे आपने बताया कि भाई औद्योगिकरण है, तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ज्ञाता और ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया पर हम जोर देते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इसका पूर्णता के लिए ज़रूरी है कि ज्ञाता पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा हम ज्ञाता को सजग बनाएंगे, है ना, देखिए, सोता हुआ बच्चा क्या पढ़ेगा, या मन जिसका भटका हुआ उसके फ़ोन पर, क्या वो जो आपको जो नॉलेज जिसको गेन करना चाहता, क्या उसको वो गेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो माइंड को अलर्ट और फ्रेश बनाए। ओके। और उसके लिए, और दूसरी बात यह है कि हमारा जो जीवन है, देखिए, जो आम जीवन है जहाँ हम रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें बाकी चीज़ें हमें प्रभावित करते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि सुबह शाम दोनों टाइम कुछ समय, 15-20 मिनट, 25-30 मिनट, है ना, 2 बार, है ना, वो उस आत्मा का अनुभव करने का। आप बोलोगे सर 1 घंटा सिर्फ आंखें बंद करके आत्मा का अनुभव करने से क्या फ़ायदा? तो उल्टा मैं सवाल पूछूंगा, अगर कोई टीचर है, कोई विद्यार्थी है, या जो शिक्षा से संबंध रखते हैं, वो सब समझते हैं कि सही मायने में एक पीरियड है, मान लीजिए 45 मिनट का पीरियड है, उसमें उपयोगी समय मतलब कि सही मायने में कितनी देर में आपने कुछ शिक्षा का शिक्षा दीक्षा का काम हुआ, मतलब कितना चीज़ सिखाया, कितना सीखे हैं, कितना हुआ ऐसे। मैंने जहाँ तक सुना है, मैंने बहुत लोगों से, बहुत टीचरों से, एजुकेटर से पूरे विश्व भारत में बात किया है, और वो सब यही कहते हैं, सर 45 मिनट में 20 मिनट से ज़्यादा हम तो सिखा नहीं पाते। बाकी चीज़ें बहुत सारी आसपास की और चीज़ें करना पड़ जाता है, और वो मैनेज करते करते ही वो निकल जाता है। और अगर हम 45 मिनट पढ़ा पाते हैं, बच्चा से उसको ग्रहण भी नहीं कर पाता। और ये बात सारे क्लासेस की लागू है, मैं सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 12वीं तक के भी मैं बताता हूँ। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो पूछो ही मत कॉलेज के लेवल्स में और यूनिवर्सिटी के लेवल में तो और भी बड़ी दिक्कत है, अनलेस जो स्टूडेंट है वो खुद से मोटिवेटेड नहीं है। जब ये परिस्थिति है, तो मेरा मानना ये है कि चाहे स्कूल्स हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे कॉलेजेस हो, उनको एक पॉलिसी बनाना चाहिए, एक एक्चुअली कोर्स बना देना चाहिए जो साल भर चलता है ना। महीने पर महीने उसका इवेल्युएट किया है, भाई कितनी देर वो ध्यान कर रहे हैं, और उस ध्यान के अनुभव से वो अपने आप को किस तरह से व्यक्त कर पा रहे हैं, अपने आप के बारे में क्या खुद से लिख पाते हैं। मतलब उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, जितना अगर वो बन जाए तो देन यू विल सी दैट ही एक फुलनेस प्रोवाइड करता है। अगर ये फुलनेस नहीं है, तो एक तो बात यह है कि सिंपल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इटसेल्फ इज़ नॉट कंप्लीट, क्योंकि उसने बच्चे ने सीखना ही नहीं शुरू किया, क्योंकि वो मन भटका हुआ है। आपकी कवरेज जो है, आपके सिर्फ फ्रंट बेंचर्स तक रहेंगे, जो टॉप रैंकर्स हैं, जो पीछे के बच्चे हैं जो पीछे ही लड़े रहते रहेंगे। दूसरी बात यह है
कि उनके जो लाइफ डिसीशंस और लाइफ जो उनकी जो एक बड़ा एक विषय आज के टाइम पर चलता है कि मॉरलिटी और जो इस तरह से जो हमारा ये होता है कि भाई कुछ ना कुछ कोर्सेस ऐसे हो जो अपने बच्चों के लिए एक लाइफ स्किल सिखाए। जब हम इसकी बात करते हैं उसके लिए अलग से आप पढ़ा के कोशिश करते हैं कि भाई ये सब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपके बोलने या नहीं बोलने से भी जब तक वो खुद सुन ना पाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसका मन हमेशा ही भटका हुआ है तो आपके लाइफ स्किल कोर्स में भी वो नहीं सुन पाएगा। तो वो ध्यान करे और अपने आप को जाने। बिल्कुल। और वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होंगी चीज़ें, वहाँ से जो देखेगा पड़ेगा, वो उसके लिए काम है। बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि ये सो फॉर ऑल दीज रीजंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव मेडिटेशन एज पार्ट ऑफ द करिकुलम ऑफ द स्कूल। एंड टू आई मीन दिस इज समथिंग विच इज़ एज अ एजुकेटर यू शुड योरसेल्फ लर्न। आपको खुद सीखना चाहिए कि भाई ये आपके लिए इफेक्टिव है। एंड मेरा मानना एंड ये एक अपने स्टूडेंट्स के लिए एक आपको देने का आपका ये कर्तव्य बनता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। अभी के टाइम में तो ज़्यादा सर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया, कंपटीशन इतना बढ़ गया है। पहले भी स्ट्रेस था, आज भी स्ट्रेस है, आगे भी रहेगा, लेकिन अभी नज़र आता है कि पिछले 20 साल से अभी में ज़्यादा बढ़ा है ये। तो ध्यान करना चाहिए आपका, तभी स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट भी बिल्कुल मतलब ऐड ऑन हो जाएगा अपने आप में। देखिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब, देखिए अगर हम बोलें कि आप कोई भजन करो, कीर्तन करो, कुछ सीखो, ये बहुत ज़्यादा इट इज़ आई डोंट थिंक इट इज़ ऑफ यूज़। What is important is to connect to your inner self, that is थोड़ी देर आंखें बंद करके मेडिटेट करना और ये समझना कि भाई आपके सब्जेक्ट्स इस मेडिटेशन से कितना कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे लाइफ में हर एक चीज़ इस मेडिटेटेड स्टेट से ही कनेक्टेड है। लैंग्वेजेस हमारी उस मेडिटेटेड स्टेट्स को ही एक्सप्रेस करता है, उसको अभिव्यक्त करता है। हमारे जो साइंसेस हैं उसकी प्रोसेस को समझता है। हमारी जो सोशल साइंसेस हैं उसको सोशली समझता है कि कैसे लोगों के साथ संबंध बनाता है। जो गणित है उसको गणना करता है। ये सारी चीज़ें जो है उस मेडिटेटेड स्टेट को, अपने जो अंदर का जो शांति है उसी को समझने के अलग अलग विधान हैं। जब ये समझ आने लगता है, देखिए हमने बहुत सारी चीज़ स्कूल में पढ़े हैं, कभी सोचा है कि वो क्यों पढ़ा? वही तो कह रहा था आपको कि मतलब जरूरी है कि अपने आप को जाना जाए, समझा जाए। बिल्कुल। और वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, ये भी समझा जाए। क्योंकि वो कहीं ना कहीं नहीं तो हवाई वाली बात होती है कि भाई मैम ने बोला इसलिए करो, घर में बोला कि भाई अच्छे नंबर लाना है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन सवाल हमेशा कहीं ना कहीं मेरे बचपन में भी आता था, आई एम श्योर आपको भी आया होगा, कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट क्यों आया है, एंड इस सब्जेक्ट का मेरे लाइफ से क्या संबंध है। जब ये सारे सवालों का हमारे पास जवाब मिलता है तो वो हमारा जो अध्ययन है वो भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है सर, मेरा आपसे अभी आखिरी सवाल है, युवाओं के लिए कुछ आपके लिए संदेश देना चाहिए आप युवाओं को, हमारे जो नौजवान हैं? तो मेरा तो बस यही एक आप सबसे परामर्श है कि कहीं ना कहीं एक आपके लाइफ में प्रगति करने के लिए अगर आप कई सारे अलग अलग युक्तियों का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का, सबका, एक टेक्नोलॉजी और चीज़ अब ज़रूर जोड़े। अपने आप को जानने की टेक्नोलॉजी ढूंढिए। सेल्फ नॉलेज, इनर नॉलेज है ना, आत्मा का ज्ञान, उसका ज्ञान किस टेक्नोलॉजी से मिलता है? मेडिटेशन से मिलता है। और इसको जो है आपका अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। एंड ब्यूटी ये है कि ये जो चीज़ है, इतना सुंदर बात है कि आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कहीं पर भी बैठे बैठे इसको आप लागू कर सकते हैं, है ना। एंड मैनी पीपल से कि भाई ये इतना ज़्यादा बिजी लोग हैं, हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जितना बिजी हैं, आप जितना ज़्यादा आप उपलब्ध करना चाहते हैं जीवन में, जितना ज़्यादा आप अचीव करना चाहते हैं, उन सारे अचीवमेंट्स कहीं ना कहीं आप सोचते होंगे कि उसके लिए इंस्पिरेशन, उसके लिए कहीं ना कहीं एक अनलिमिटेड एंथुजियाज्म कहाँ से मिलेगा।
और वो हमारे अंदर से आता है, और वो अंदर से आता है बाई जस्ट कनेक्टिंग बैक विथ योरसेल्फ। 2 सेकेंड के लिए 10-15 मिनट 20 मिनट काफ़ी है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आप मेडिटेशन के लिए समय ज़रूर निकालें और करें, ताकि इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ you will progress and progress as well as you can, whether it is this field of sports, whether it is your professional life, whether it is your domestic life, relationships, हर चीज़ में आपका जितना ज़्यादा माइंड क्लियर है, फ्रेश है, वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। सो ये मेरा छोटा सा विनती है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा। बड़े डायरेक्ट से सवाल थे और आपने डायरेक्ट सा जवाब दिया। और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को देखते हुए आपके कुछ सवाल अगर आपके मन में आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं सर से पूछ के ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपको लगे तो हम और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियोस कर सकते हैं सर के साथ में, सिंस ये कॉन्शियसनेस के ऊपर PhD कर रहे हैं, तो इनके पास इतना खजाना है शेयर करने के लिए, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। जय हो। जय गुरुदेव।